नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी का नियम और डाल्टन महोदय ने नियम दिया था, उसको पढ़ा था और उससे संबंधित इन लोगों ने समीकरण भी दिया था। डाल्टन ने बताया था कि m प्रोपोर्शनल p क्यू होता है, हेनरी ने बताया था कि m प्रोपोर्शनल टू यानी कि विलेयता जो है दाब के समानुपाती होती है। और जो हमारे डाल्टन महोदय थे इन्होंने कहा था कि जो दाब होता है आंशिक दाब वो मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश किसका? गैस का, ठीक है ना, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो डाल्टन ने एक समीकरण दिया था, उस समीकरण को सबसे पहले लिख लें। कहा था कि के एच इजकल टू पी अपॉन जाय गैस, ये समीकरण दिया था। तो इस जो समीकरण दिया था, इस समीकरण से कुछ निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष क्या है, नोट पॉइंट में आप लोग डाल लीजिएगा। इन्होंने इस समीकरण के अकॉर्डिंग ये जानकारी प्राप्त होती है कि गैस के मोल अंश में कमी करने पर, अर्थात कह सकते हैं गैस के मोल अंश में कमी करने पर गैस की विलेयता कम होती है। और जब गैस की विलेयता कम होती है तो KH के मान में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो लिखिएगा गैस के मोल अंश में कमी होने पर KH हेनरी स्थिरांक के मान में वृद्धि होती है। जब मोल अंश के मान में कमी होगी तो स्वाभाविक है मोल अंश किसका? गैस का। तो जो विलेयता होगी द्रव के अंदर गैस की वो भी कम होगी। लिख सकते हैं अर्थात विलेयता, अर्थात गैस की विलेयता में भी कमी आती है, ठीक है ना। अब इससे संबंधित एक ग्राफ भी खींचा गया है दाब और मोल अंश के बीच में। दाब और मोल अंश के बीच में एक ग्राफ भी आया था, तो ग्राफ देख लें हम लोग। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मोल अंश कम होंगे यानी कि द्रव में कम घुलेंगे तो KH का मान बढ़ जाएगा, और जब KH का मान बढ़ जाएगा तो गैस की विलेयता जो होगी उसमें भी कमी आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ग्राफ अगर हम खींचें, अगर हम इस साइड पे नीचे मोल अंश को रखें, गैस के, और ये रेखा दाब को रिप्रेजेंट करेगी, दाब या आंशिक दाब। अगर हम इसे एक्स एच कहें तो ये हो जाएगी आपकी बाई एच। तो देखा गया है कि KH के इक्वल क्या है हमारा? P और J। तो ये इस तरीके से रेखा खींचेगी जाकर के एक ढाल, यही आपका ग्राफ कहलाता है। किसके मध्य? मोल अंश और आंशिक दाब के मध्य में। मोल अंश और आंशिक दाब के मध्य में ये ग्राफ खींचते हैं और एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ढाल में है, ठीक है ना। स्लोप भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ढाल। एक ढाल प्राप्त होती है। तो इसकी आइए भाषा लिखते हैं।
हेनरी स्थिरांक के मान को ज्ञात करने के लिए मूल अंश व वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचते हैं। इसे इस तरीके से डिवाइड कर लो, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। क्या है, हेनरी स्थिरांक के मान को ज्ञात करने के लिए, हेनरी स्थिरांक मतलब KH के मान को ज्ञात करने के लिए आंशिक दाब ब्रैकेट में P व मूल अंश जाए x के मध्य में हम एक ग्राफ खींचते हैं जिससे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? जिससे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा या ढाल, बोल सकते हैं स्लोप, को हेनरी स्थिरांक कहते हैं। हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका KH। ये किसे इंडिकेट करेगा? KH को, हेनरी स्थिरांक। तो ये नोट पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में भी ये चीज पूछता है। ये पॉइंट जो नोट लिखा है ये ऑप्शन में ही पूछेगा, ठीक है ना। अगर लॉन्ग में पूछता है तब तो आप लिखेंगे, लेकिन ये चीज वो ऑप्शन में अवश्य पूछ देता है अगर हेनरी से संबंधित अगर ऑप्शनल बनता है तो, ठीक है ना। ढाल याद रखिएगा कि मूल अंश और आंशिक दाब के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो मूल अंश और आंशिक दाब के मध्य में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो एक ढाल के रूप में है। यही आपका क्या कहलाता है? हेनरी स्थिरांक कहलाता है, ठीक है ना। अगला इसी से संबंधित अगला टॉपिक है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो इसके अंतर्गत बंधी हुई हैं, ठीक है ना। कि ये जो नियम तभी लागू होगा जाकर के हेनरी नियम की सीमाएं। limitations of हेनरी लॉ, यानी कि ये नियम कुछ सीमाओं से बंधा हुआ है, अगर उनसे इतर जाते हैं तो ये नियम वहां पर लागू नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है कि यह नियम तभी लागू हो सकता है जब उस गैस के ऊपर दाब अधिक ना हो। दाब अधिक ना हो। अगर प्रेशर अधिक होगा तो विलेयता ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। दाब अधिक ना हो। और सेकंड कंडीशन इन्होंने दी है कि ताप जो है, टेम्परेचर, वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आप 2, 3, 4, 5 के लगभग ले जाएं। अगर टेम्परेचर घटाएंगे जाकर के तो विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी द्रव है, अगर जल को ही ले लें, जल जो है 4 डिग्री संभवतः 4 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट को कह सकते हैं कि यह
ठोस प्रावस्था में आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। तो लिखिएगा ताप बहुत अधिक, और जब ठोस अवस्था प्रावस्था में आना प्रारंभ कर देगा तो विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा जाकर के, समझ रहे हो। तो लिखेंगे ताप बहुत अधिक कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम अधिक नहीं होना चाहिए, और दाब अधिक ना हो। अगर दाब ज्यादा बढ़ा देंगे, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 गुना 10 गुना, तो विलेयता पर भी फर्क पड़ेगा। थर्ड कंडीशन है कि जो गैस हम लेंगे वो अधिक विलेय नहीं होनी चाहिए। किसके अंदर? विलायक के अंदर। अगर अधिक विलेय होगी तब भी यहां पर हेनरी का नियम सही से लागू नहीं हो पाएगा। तो गैस अधिक विलेय गैस विलायक में, विलायक का मतलब द्रव में, गैस विलायक में अधिक विलेय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब गैस विलायक में अधिक विलेय होगी तो वो स्वतः ही विलेय होती जाएगी, तो प्रेशर जो है वो एम के प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ये 3 पॉइंट है। चौथा एक और पॉइंट है कि द्रव व गैस की आणविक अवस्था है वो समान होनी चाहिए। यानी कि द्रव व गैस की आणविक अवस्था समान होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में अधिक विलेय नहीं होनी चाहिए। अगर खुद से ही विलेय हो जाएगी तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। द्रव व गैस की आणविक अवस्था समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो ये इनकी लिमिटेशंस थी, ये नोट पॉइंट था। ग्राफ हमने सीखा बनाना और लिमिटेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फिर से इसे और सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।